गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम विजयनगर साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैंने शॉर्ट में इसको तैयार किया है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। तो इसके पहले हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुका था। अब हम शुरू करेंगे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। तो पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का 1336 से 1646 तक इसका टाइम पीरियड है। 1336 से 1646 तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। ये एक सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ये कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक है, वहाँ पे इसका साम्राज्य का विस्तार था। और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिस्गाना राज्य के नाम से जानते थे। बिस्गाना, याद रखिएगा, बिस्गाना राज्य के नाम से जानते थे। मैप में इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आज का कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण का जो पोर्शन है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, इधर देखिए, ये जो पोर्शन है दक्षिण का, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। शासन राजतंत्र था यहाँ पे। यह एक हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। माधवर्ण इसके गुरु थे। इनके गुरु थे, जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उनके दो गुरु थे, माधवर्ण थे। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव के सामंत थे। काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव के सामंत थे, इसको याद रखिएगा। लगभग 225 वर्षों के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में राज्य की भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। इसके पश्चात क्षीण रूप में यह 70 वर्ष और चला। राजधानी विजयनगर के अवशेष के आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और एक विश्व विरासत स्थल है। पुरातात्विक खोज से इस साम्राज्य की शक्ति तथा धन संपदा का पता चलता है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इस साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न दंतकथाएं प्रचलित हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रचलित विश्वसनीय यही है कि संगम के पुत्र हरिहर तथा बुक्का हस्तिनावती राज्य की नींव डाली थी। बुक्का ने हस्तिनावती की नींव डाली थी और विजयनगर को राजधानी बनाकर अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर विजयनगर रखा। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने दक्षिण के क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण किया था और उसको विजय प्राप्त की वहाँ पे। लेकिन अलाउद्दीन उन राज्यों को हराकर उनसे वार्षिक कर लेने तक ही सीमित रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कंपीली पर आक्रमण कर दिया था और कंपीली के दो राज्य मंत्रियों हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इन दोनों भाइयों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उन्हें दक्षिण विजय के लिए भेजा गया। माना जाता है कि अपने इस उद्देश्य में असफलता के कारण वे दक्षिण में ही रह गए और विद्यारण नामक संत के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म को पुनः अपना लिया। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। आगे देखते हैं।
विजयनगर की स्थापना के साथ ही हरिहर तथा बुक्का के सामने कई कठिनाइयाँ थीं। जो वारंगल का शासक था कपाया नायक तथा उसका मित्र प्रोलय वेश और वीरबल्लाल तृतीय उसके विरोधी थे। देवगिरी के जो सूबेदार थे कुतुगुल खां, वो भी विजयनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट करना चाहते थे। हरिहर ने सर्वप्रथम बादामी, उदयगिरी तथा गुटी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। अपने कृषि की उन्नति पर भी ध्यान दिया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि आई। होयसल सम्राट वीरबल्लाल मदुरै के विजय अभियान में लगा हुआ था। इस अवसर का लाभ उठाकर हरिहर ने होयसल साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। बाद में क्या हुआ कि वीरबल्लाल तृतीय मदुरा के सुल्तान द्वारा 1342 में मार डाला गया। जो बल्लाल के जो पुत्र और उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, तो इस मौके का फायदा उठा के हरिहर ने होयसल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर हरिहर ने कदम्ब के शासक तथा मदुरा के सुल्तान को पराजित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। हरिहर के बाद जब हरिहर की मृत्यु हो जाती है, बुक्का सम्राट बनते हैं। हालांकि उनसे ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी। उन्होंने तमिलनाडु का राज्य विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। कृष्णा नदी को विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी की सीमा मान ली गई। कृष्णा नदी जो थी वो विजयनगर तथा बहमनी की सीमा मान ली गई थी। बहमनी भी आगे जाके एक नए साम्राज्य के रूप में उदय होता है। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सत्तासीन हुआ। हरिहर द्वितीय जो था एक महान योद्धा था। उसने अपने भाई के सहयोग से कनारा, मैसूर, त्रिचुनापल्ली, कांची, चिंगलपुट आदि में प्रवेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसको हटा देते हैं। संगम वंश में हरिहर राय आते हैं, जो कि 1336 से 1356 तक शासन करते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हरिहर राय जो थे ये इस वंश का प्रथम शासक था। अनयगौंडी इनकी राजधानी थी। इन्होंने 1346 में होयसल और 1352-53 में मदुरै जीत लिया था। हरिहर शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। बुक्का आते हैं, बुक्का राय 1356 से 1377 तक। इनके बारे में देखते हैं। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। 1374 में उसने अपना दूत मंडल चीन भेजा। 1377 तक मदुरै की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रसार अब सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल व चेर प्रदेश भी थे, हो गया। दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य जो था ये दक्षिण के रामेश्वरम तक, जिसमें तमिल और चेर चोर पांडे जो साम्राज्य था, जिस शासन चलते थे, राजा थे चेर चोर पांडे, उनका भी शासन उनका भी जो क्षेत्र था विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हरिहर राय द्वितीय 1377 से 1404 तक आते हैं। हरिहर राय द्वितीय जो थे इन्होंने राय व्यास की उपाधि धारण की थी। इनके काल में विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ। इन्होंने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा जीत लिया था। इनके जो मुख्यमंत्री थे वो शायर थे। उसके बाद आता है विरूपाक्ष राय 1404 से 1405 तक। विरूपाक्ष राय होते हैं। विरूपाक्ष राय के बारे में जानते हैं। विरूपाक्ष राय मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी विरूपाक्ष राय द्वितीय एक अयोग्य शासक था। विजयनगर साम्राज्य में गड़बड़ी और अव्यवस्था फैली हुई थी। इसका लाभ उठाकर बहमनी सुल्तान कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब में बढ़ गया। जो बहमनी साम्राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब में बढ़ गया तथा उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम गजपति दक्षिण में त्रिवंदमलय तक बढ़ गया।
ठीक है। उनके बाद आता है बुक्का राय। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा एक बार नज़र डाल लेते हैं। बुक्का 1356 से 1377 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बनता है। 1374 में इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा। 1377 ईस्वी तक मदुरई की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रसार अब सारे दक्षिण भारत में रामेश्वरम, जिसमें तमिल व चेर प्रदेश भी थे, हो गया। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ये 2 बार शायद लिख गया है, आगे पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। देवराय 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन करता है। इनके राज्यारोहण के बाद जब इनका शासन, ये सत्ता संभाल लेते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, इन्हें फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। देवराय प्रथम होते हैं, इन्हीं के शासनकाल में फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का इनको सामना करना पड़ता है। इन्हें ही फिरोज शाह बहमन ने पराजित किया। इसे बहमनी सुल्तान के साथ अपनी लड़की का विवाह करना पड़ा और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे। 1410 में ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अपने राजधानी के लिए जल निकलवाया इन्होंने। इसी के काल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। यहाँ के जो सामाजिक जीवन त्योहारों का भी वर्णन अपने वृंतांत में किया है इन्होंने। इसके दरबार में हरविलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। हरविलास और तेलुगु कवि श्रीनाथ आए थे। उसके बाद रामचंद्र राय जो होते हैं, 1422 में इनका शासन होता है। 1 साल के बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है। वीर विजय बुक्का राय फिर से आते हैं, दूसरे शासक होते हैं ये वीर विजय बुक्का राय। ये 1422 से 1424 तक ये शासन करते हैं। देवराय द्वितीय आते हैं। देवराय द्वितीय 1424 से 1446 तक ये इनका शासनकाल होता है। देवराय द्वितीय के बारे में जानते हैं। उनके बीच में उनके पहले जो 2 शासक होते हैं वो बहुत कोई ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं। देवराय द्वितीय के बारे में देख लें। ये बुक्का का पुत्र था। इसका जो अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुआ है, इनके अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्हें गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली थी। गजबेटकर। इनको इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री नूनिज ने उल्लेख किया है कि क्विलान, श्रीलंका, पुलिकट आदि इन्हें कर देते थे। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। फिर आते हैं मल्लिकार्जुन राय 1646 से 1665 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन राय के बारे में देख लेते हैं। यह देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पुत्र था। इसी के शासनकाल में चंद्रगिरी के सालू नायक नरसिंह को ख्याति प्राप्त हुई और उन्हें बहमनी और उड़ीसा के आक्रमणों का प्रतिरोध किया। प्रौढ़ राय आते हैं 1489 में। इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सालू वंश। इसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ था, जिसमें से एक था सालू वंश, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने 1485 में सालू वंश की स्थापना की। इस प्रथम
बला पहर कहा जाता है, प्रथम बला पहर, इसे प्रथम बला पहर कहा जाता है। नरसिंह सालू के द्वारा नियुक्त नरसा नायक ने चोल, पांडे और चेरों पर आक्रमण कर इन्हें विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तुलु वंश की। इसमें कई सारे शासक होते हैं सालू वंश में, और जिसमें सालू नरसिंह देव राय हैं, थेम्बू भूपाल हैं, नरसिंह राय हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तुलु वंश आता है 1505 से 1570 ईस्वी तक। इनके पहले शासक होते हैं वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के इस तरह राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बला पहर की संज्ञा दी गई है। द्वितीय बला पहर की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक इनका शासन होता है। कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय सिंहासन रोहण होते हैं। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था ये। बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का इन्होंने विवेचन किया है। इनकी जो तेलुगु ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, इसको याद रखिएगा। इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वानों, इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था वो आए थे। ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, बिहार पीसीएस में, कि किसके दरबार में अष्टकवि आए थे। तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके दरबार में अष्टदिग्गज आए थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन अष्टदिग्गजों के बारे में और उनकी पुस्तकों के बारे में मैंने आगे बताया है। अभी आगे देखते हैं पहले इनके बारे में। इन्होंने अनेक मंदिरों, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण कराया। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। डोमिगो पायस और कुराई बाबोस नामक पुर्तगाली इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। डोमिगो पायस, क्रोआई बारबोस, इसको याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने बंजर और जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। इन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से अष्टदिग्गज इनके दरबार में आए थे। ठीक है, इनके नाम और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले थे अल्लाह सिंह पेदन। इनको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बट हाँ ये पूछे जा सकते हैं कि ये पूछे भी गए हैं कि किसके दरबार में अष्टदिग्गज आए थे। तो एक बार इनको नज़र घुमा लेते हैं बस केवल। अल्लाह सिंह पेदन, जब भी आपको एग्ज़ाम में आएगा तो देखेंगे, तो एक बार आपको जब पढ़े रहेंगे तो पेपर में आएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मनोचरित, स्वर रोचित संभव, हरिकथा सार, नंदी तिम्मन, पारिजात हरण, भट्टमूर्ति, नरस भूपालियम, ये तमिल रचनाएं हैं इसलिए थोड़ी सी इसके नाम कठिन हो। धुरजटी, कदहस्ती महात्म्य, मद्यागिरी में मल्लन, मद्यागिरी मल्लन, राजशेखर चरित, अच्चलराजू, रामचंद्र रामायुद्ध, सकल कथा सार संग्रह, पिंगली सूरन्य, राघव पांडवीय, तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महात्म्य। नाम बहुत टफ है लेकिन आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो कभी आता भी है तो याद हो जाए, आपको याद आ जाएगा उस टाइम पे, पर इतना पूछा नहीं जाता है कभी। उसके बाद आता है अच्युत देव राय, 1529 से 1542 ईस्वी तक। रामकृष्ण देव राय का नामजद उत्तराधिकारी था। नोनिस कुछ समय इसके दरबार में भी रहा। इसके दरबार में कौन रहा? नोनिस।
उसके बाद आते हैं सदाशिव राय 1542 से 1570 तक। इनके बारे में देखते हैं। सदाशिव राय, इनके शासन की जो वास्तविक शक्ति आरविंदु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। इसने सेना में बहुत सारे मुसलमानों की नियुक्ति की थी। इसी के काल में तालीकोटा का युद्ध याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध एक महासंघ बना, जिसमें अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर शामिल थे, जबकि बरार इस संघ में सम्मिलित नहीं था। 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी या बन्नी घट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था और 70 वर्षीय रामराय वीरतापूर्वक लड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई तो ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तालीकोटा का यूज़ कई सारे पेपर्स में आए हुए हैं। किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवल ने अपनी पुस्तक विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। फिर आते हैं अरविंदु वंश। अरविंदु वंश में है, अरविडु वंश है 1570 से 1652 ईस्वी तक। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वैनगोंडा को विजयनगर के स्थान पर राजधानी बनाया। वेणुगोंडा, इसको वैनगोंडा भी बोलते हैं। तो 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को, उनका नाम होता है सदाशिव राय को, अपदस्थ करके आरविंदु वंश की स्थापना की। 1612 ईस्वी में राजा अड्डयान ने उनकी वेंकट द्वितीय, इनका नाम था, की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट करते हुए मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक। सोलह सौ 12 ईस्वी में राजा अड्डयान ने उसकी अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट करके मैसूर राज्य की स्थापना की। श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह जाता है। उसके बाद विजयनगर साहित्य की बात है। विजयनगर साहित्य के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साहित्य से आशय है कि विजयनगर साम्राज्य में रचित कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, तमिल साहित्य से है। यह काल दक्षिण भारत में साहित्यिक इतिहास का स्वर्ण काल था। ठीक है, साहित्यिक इतिहास का स्वर्ण काल था। इस काल में राजाओं ने विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को आश्रय दिया, जिन्होंने जैन, वीरशैव, वैष्णव संप्रदाय की परंपराओं के ग्रंथों की रचना की। इस काल में सैकड़ों ग्रंथों की रचना हुई है, जो कि भारतीय संस्कृति, धर्म, जीवन चरित्र, प्रबंध, संगीत, व्याकरण, कविता, यजुर्वेद आदि से संबंधित हैं। यहाँ पे सिक्के देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा प्रणाली थी काफ़ी कठिन थी, काफ़ी जटिल थी। विजयनगर साम्राज्य द्वारा जारी किए गए सिक्कों की जो मानक इकाई थी वह अंग्रेजी के पैगोडा या 3.1 ग्राम के वराह के बराबर होती थी। ठीक है, विजयनगर के सैनिक शक्ति के बारे में देखते हैं। विजयनगर सैनिक शक्ति के साम्राज्य के पास एक विशाल स्थायी थल सेना थी। इसके अलावा उनके पास एक शक्तिशाली जल सेना थी। थल सेना, जल सेना दोनों थी। विजयनगर की सेना शत्रुओं से रक्षा के काम आती थी। विजयनगर विशेषकर बहमनी सल्तनत से उनकी बहुत लंबी शत्रुता बनी रही। अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर ही विजयनगर दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे अधिक केंद्रीय राजनीति वाला राज्य बना। किंतु साम्राज्य की आय का एक बड़ा भाग सेना पर ही खर्च हो जाता था, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने लगा। आप देख रहे हैं कि भाई थल सेना और जल सेना ये कभी इसके पहले किसी भी वंश में किसी भी शासक ने नहीं बनाई थी, और विजयनगर साम्राज्य के पास थल सेना और जल सेना दोनों थी। उसके बाद आगे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है और
देखिए अब अंडरलाइन होने लगा, अभी तक नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे बहमनी राज्य के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।